वो कितनी पीड़ा थी अपने समाज को देख करके, और किस तरह से वो उस पीड़ा को से समाज को मुक्त करना चाहते हैं। हमारी चिर दीनता ने चिर को जो पहले से चली आ रही है, चिर में पुराना, हमें धुनी हुई कपास के समान निरीह बना दिया है। जैसे कपास जो होता है रुई धुन दिया जाता है, जब हम रजाई भरते हैं तो एकदम छिन्न भिन्न हो जाता है, हल्का हो जाता है, निरीह कर डाला है। हमें अदम्य मनोबल चाहिए जो किसी के तोड़े ना टूटे। इतिहास में ऐसा था, जो अतल सागर के अंतर को भेद कर मृत्यु से भी दो हाथ करके अपना लक्ष्य सिद्ध कर दिखाया। जबरदस्त आत्मबल चाहिए। शरीर बल महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण आत्मबल होता है। इसका एक उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का कद बहुत ही छोटा था और बहुत ही दुबले पतले थे। तो ताशकंद जा रहे थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप तो कद में बहुत छोटे हैं, और अयूब खान तो लंबा चौड़ा फौजी था, तो उस समय पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, आप उससे कैसे बात करें? तो लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मैं मुझसे सर ऊंचा करके बात करूंगा, वो मुझसे सर नीचा करके बात करेंगे। ये होता है आत्मबल। उन्होंने जो नारा दिया था जय जवान जय किसान का, जब अमेरिका ने कहा था कि हम गेहूं आपको देना बंद कर देंगे, तो उन्होंने कहा हमको आपका गेहूं नहीं चाहिए, हम आपके गेहूं के बिना जीना सीख कर दिखाएंगे। और उन्होंने देशवासियों का आह्वान किया था उसी आत्मबल के सहारे कि आप सप्ताह में एक समय आप उपवास करेंगे, उससे हमारे देश में अनाज की कमी नहीं होगी। और फिर उन्होंने नारा दिया जय जवान का और जय किसान का। और ये दो रीढ़ हैं हमारे समाज और देश की। तो उस समय हमारे आने किसान जो हम अन्नदाता हैं, और जवान जो प्रहरी की तरह हमारी रक्षा करते हैं। तो आत्मबल सबसे बड़ी चीज होती है। उस आत्मबल का, और उस आत्मबल का मूल मंत्र है अपने में आस्था। उस पर बल दिया उन्होंने कहा कि अपने में आस्था रखो। हमारा विश्वास टूट गया था, अपने ऊपर विश्वास नहीं रहा, हम कुछ कर सकते हैं, यह बोध ही गायब हो गया था। इस बोध को उन्होंने जगाया। एक बहुत बड़ा काम होता है मित्रों। हम आत्मबल के सहारे ही कुछ कर सकते हैं। या तो हम कायरों की भांति, अगर आत्मबल हो जाए तो हम बड़े से बड़े शत्रु का भी सामना कर सकते हैं। जो शत्रु है सबसे पहले हमारा आत्मबल तोड़ना चाहता है, कई तरह से तोड़ता है। तो ईश्वर में विश्वास रखो और अपने ऊपर विश्वास रखो। यह बात उन्होंने कही, महान मंत्र दिया उन्होंने। अपने ऊपर विश्वास कैसे होगा? तो होता क्या है कि आदमी मरने से डरता है। उसके लिए वो किसी तरह से सोचता है कि हम जिंदा रहें, इसलिए वो गुलामी स्वीकार कर लेता है, वो अपना धर्म बदल देता है। तो उन्होंने कहा कि यह जो दुर्बलता है शरीर की, उसको नष्ट करो। तो उन्होंने मंत्र दिया, और वेदांत से वो मंत्र दिया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मरता शरीर है पर मैं नहीं मरूंगा, मैं मृत्यु के बाद भी जीवित रहूंगा। मैं अमर हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा हूं तो मुझे कोई काट नहीं सकता, कोई मान नहीं सकता। नैनम छिदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। ये जो गीता का महान मंत्र है, उसको उन्होंने चरितार्थ करने का प्रयत्न किया कि मैं आत्मा हूं, मुझे तलवार नहीं काट सकती, मुझे न वायु सुखा सकता है, न जल गीला कर सकता है, मैं सर्वव्यापक हूं और सर्वज्ञ। यह है वेदांत का यही है, अहम ब्रह्मास्मि। पर केवल अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। तो शिष्य ने कहा कि गुरुजी मैं का तत्वमसि, अने तुम भी ब्रह्म हो। कहा सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है। और फिर कहा कि जीवो ब्रह्म है वो ना पर,
जीव और ब्रह्म में कोई अपर नहीं है। यह व्यवहारिक ज्ञान था, यही वह सूत्र था जो हमारे भीतर आत्मबल का संचार करने वाला है। स्वामी विवेकानंद ने जिसको कहते हैं उस समय समाज की जो मरी हुई चेतना थी, उसको जैसे उसमें संजीवनी प्रदान करने का काम किया। वही काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। आप सबों ने हाई स्कूल में एक निबंध पढ़ा होगा, भारतेंदु या इंटर में पढ़ा होगा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। बड़ा महत्वपूर्ण निबंध है। हमने भी जब पढ़ा निबंध था तो हमारा ध्यान उस वाक्य पर नहीं गया था, पर बाद में मेरा ध्यान अचानक उस वाक्य पर चला गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक महत्वपूर्ण वाक्य, कभी वो निबंध आपके घर में हो तो जाके देखिएगा। उस समय आजादी के लिए जो संघर्ष कर रहे थे उसके लिए बड़ा महामंत्र था वो। उस समय जो लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे, घरों में सामान्य जो गृहस्थ जो कमाता खाता है, व्यापार करता है, विवाह शादी करता है, संतति उत्पन्न करता है, तो सामान्य जीवन जीता है, उसके लिए सबसे बड़ा था कि अगर कोई आजादी की लड़ाई में चला जाता तो उसको कह लेते थे नालायक हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं इसी तरह नालायक हो जाओ। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम नहीं होंगे, जाति बाहर नहीं किए जाएंगे, दरिद्र नहीं होंगे, कैद नहीं होंगे, वरंच जान से मारे नहीं जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। आप देखिए कितनी बड़ी, जिसको कहते हैं यह बलिदानी चेतना का आह्वान था जो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने समय में किया था। वो बात वही जो स्वामी विवेकानंद कर रहे थे कि मैं महात्मा हूँ, यह इस पर विश्वास करो कि मैं आत्मा हूँ, न तलवार मुझे काट सकती है, न मुझे वायु सुखा सकता है, न जल गिला कर सकता है। ये बहुत बड़ा मंत्र था जो उन्होंने देशवासियों के सामने रखा और उसे लोगों तक पहुंचाया, लोगों में चेतना जागृत की और लोग जगे। और तो यह भी कैसे किया, इसका एक उपकरण उन्होंने लिया और उनका अतीत के अन्वेषण पर बल दिया उन्होंने कि हमको अपने यह शक्ति प्राप्त करने के लिए अतीत में जाना चाहिए, स्मृति में जाना चाहिए। मित्रों, जब कोई देश किसी संकट की घड़ी में रहता है तब वह स्मृति में जाता है और वहां से शक्ति प्राप्त करता है। तो स्वामी विवेकानंद ने भी उस स्मृति को ले जाने का काम किया। एक उन्होंने इसका आह्वान किया, उनका एक प्रसिद्ध कथन है, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अतीत पर गर्व ही आत्मविश्वास का आधार है। सबसे पहले अंग्रेजों ने यही किया कि हमारी जो हमको अपनी स्मृति से काट दिया था, तो हम संन्यासों में कहते हाँ हमारा कोई इतिहास ही नहीं है, हमारी कोई परंपरा ही नहीं है, न वैज्ञानिकता की परंपरा है, न इतिहास की परंपरा है, न हमारी संस्कृति हमारी बहुत खराब, हम तो सपेरों के देश वाले हैं, हमारे यहाँ वैज्ञानिक शोध हुए नहीं, जबकि शून्य का आविष्कार हमारे यहाँ हुआ। हमारे यहाँ शल्य चिकित्सा का उन्नत केंद्र था, जो भागलपुर का विश्वविद्यालय था, बड़े बड़े विद्या के केंद्र थे, वो केवल चिकित्सा का केंद्र था, सर्जरी होती थी वहाँ। अब उस इतिहास में शिक्षा की उस पूरी परंपरा में हम नहीं जाने, बड़ा यहाँ संदर्भ केवल स्वामी विवेकानंद का है। तो हमारी परंपरा महान थी, उस महान परंपरा को याद करके शक्ति प्राप्त करने का आह्वान किया स्वामी विवेकानंद। हमारे पूर्वज महान थे, पहले यह बात हमें याद रखनी होगी। यह स्वामी विवेकानंद का, उन्होंने कहा कि यूरोप में राष्ट्रीय एकता का आधार राजनीतिक है, हमारी एकता का आधार धर्म है। मेरे जीवन का यह सिद्धांत है रहा है कि मुझे अपने पूर्वजों को अपनाने में कभी लज्जा नहीं आई, अपनी लिस्ट है। मैं सबसे गर्वीले मनुष्यों में से एक हूं, किंतु मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से बता दूं, यह गर्व मुझे अपने कारण नहीं, अपने पूर्वजों के कारण है। अतीत का जितना मैंने अध्ययन किया है, जितनी ही मैंने भूतकाल पर दृष्टि डाली है, यह गर्व मुझमें उतना ही बढ़ता गया है। उसने मुझे साहस, पूर्ण निष्ठा और शक्ति प्रदान की।
तो स्वामी विवेकानंद ने अतीत के अध्ययन और उसके पुनः आविष्कार को विशेष बल दिया। होता क्या है, जो स्मृति जीवन है और स्मृतिहीनता मृत्यु है। तो स्वामी विवेकानंद ने उस स्मृति की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। इस स्मृति का राष्ट्रीयता से गहरा रिश्ता है। कोई जब जात संकट की घड़ी में होती है तो अपनी स्मृति की ओर हमको ले जाती है। स्वामी विवेकानंद ने इसका अनुभव भी किया था, इसलिए उन्होंने जो कहा कि जब तक हिंदू जाति अपने अतीत को भूली हुई थी तब तक वह संज्ञाहीन अवस्था में पड़ी हुई थी। जब अतीत के उद्देश्य जाते ही चहु और पुनर्जीवन के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अतीत की ओर ले जाना क्यों चाहते थे कि हमारे भीतर एक वैचारिक स्वायत्तता उत्पन्न करना चाहते थे। उस वैचारिक स्वायत्तता की ओर ध्यान देना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने कहा कि हमें हर चीज का अनुकरण नहीं करना चाहिए। उन्होंने अनुकरण की तीव्र भर्त्सना की। उस समय हम संस्कृति के क्षेत्र में हमको लग रहा था, जैसे स्वामी, ये धर्मपाल का नाम आपने सुना होगा। धर्मपाल बड़े इतिहासकार हुए हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत से लगभग 30 वर्ष लंदन की लाइब्रेरी में बिताए, म्यूजियम में, और वहाँ उन्होंने अंग्रेजों के से जो डॉक्यूमेंट थे उसके आधार पर उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है 11 खंडों में। उसका जो पहला खंड है भारतीय मानस चित्त और काल, उसमें एक वाक्य वो लिखते हैं कि 1830 के आसपास से, यानी राजा राम मोहन राय जब थे तब 1830 के आसपास से ही यहाँ बुद्धिजीवियों का एक वर्ग, जिसको एलिट क्लास कहते हैं, उसका एक वर्ग उत्पन्न हो गया था, जिसको लग रहा था कि हमारा यूरोप ही हमारा एकमात्र गंतव्य है, और वे पश्चिम का अंधानुकरण करने में लग गए थे। स्वामी विवेकानंद ने इस अंध अनुकरण के प्रति हमें सजग किया। हमारे देश के स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि हमारे देश के धनी शिक्षित, ये धर्मपाल लिखते हैं कि हमारे देश के धनी शिक्षित और ब्रिटिश शासन से जुड़े लोग 1830 के करीब से ही यूरोपीय मान्यताओं की ओर बढ़ रहे थे, और भारत के उद्योग इत्यादि की कमजोर पड़ने पर यूरोपीय वस्तुओं का ही इस्तेमाल करने लगे। स्वामी विवेकानंद ने इस अनुकरण की भर्त्सना की, क्योंकि अनुकरण से कोई राष्ट्र मजबूत नहीं हो सकता, स्वाभिमान के साथ दुनिया के समक्ष खड़ा नहीं हो सकता। तो उन्होंने इसकी भर्त्सना की। उन्होंने लिखा, ये विवेकानंद के ही वाक्य हैं, हम लोगों में पाश्चात्य जातियों की नकल की ऐसी प्रबल इच्छा हो गई है कि भले बुरे का निश्चय और विचार बुद्धि शास्त्र हिताहित ज्ञान से नहीं किया जाता। गोरे लोग जिस भाव और आचार की प्रशंसा करें वही अच्छा है, और जिसकी निंदा करें वही खराब है। अफसोस, इससे बढ़कर और मूर्खता क्या हो। ये स्वामी विवेकानंद का कथन है। विवेकानंद ऐसा नहीं था कि वो पश्चिम से संवाद नहीं करना चाहते थे, पश्चिम से संवाद करना चाहते थे, पश्चिम की बहुत सारी अच्छी बातों को लेना चाहते थे, पर आत्म विसर्जन की कीमत पर नहीं। हमारे यहां तो कहा ही गया है, आनो, हमारे जो गोरखपुर विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है, वैदिक ऋग्वेद का मंत्र है, आनो भद्रा क्रतवो यंत्र विश्वता, अन्य दुनिया से शुभ विचार हमारे सामने आवे, पर हम ऐसा विचार, हमारी खिड़कियां खुली हैं स्वतंत्र विचारों के लिए, पर हम ऐसा कोई विचार, खिड़की से हवा आवे, स्वच्छ ताजा हवा आवे, हमें इससे परहेज नहीं है, पर ऐसी आंधी ना आवे जो हमें उड़ा ले जाए, हम उसका स्वागत नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद ने इस ओर ही हमारा ध्यान आकृष्ट किया। दूसरा जो काम किया उन्होंने, अनुकरण से हमको विमुख किया, अपनी मौलिक प्रतिभा को जागृत करने का की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया। फिर इसी ने हमको
हमारे भीतर एक राष्ट्रीयता का बोध पैदा किया। स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्रीयता का बोध है वो कोई हवाई अवधारणा नहीं है, उसका ठोस वस्तुगत आधार है। हमारे विष्णु पुराण में भी आता है ना कि वो राष्ट्रीयता क्या है, हम किसको कहेंगे। तो एक राष्ट्रीयता की परिभाषा क्या करेंगे हम, तो एक निश्चित भूभाग के प्रति मातृभाव, यानी ये भूमि हमारी माता है, हम इसके पुत्र हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, जो अथर्ववेद का मंत्र है। तो ये निश्चित भूभाग के प्रति मातृभाव, और इस भूभाग में रहने वाले लोगों में आपसी एकता और साहचर्य के आधार पर जो निर्मित है बंधुत्व, फिर उस बंधुत्व के आधार पर सबके जीवन निर्वाह का योगक्षेम वहन करने का भाव, इसी से मिलकर होता है राष्ट्रीयता का निर्माण। भारतेंदु ने, ये स्वामी विवेकानंद ने इसी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। यही एक निश्चित भूभाग कौन सा, तो जिसकी ओर संकेत है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रिश्च दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारत नाम भारती यत्र संतति, यानी हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो भूभाग है वो हमारी मातृभूमि है, इसमें रहने वाले सभी जन इसकी संतति है। यह बोध, तो संतति है तो इसमें एकत्व का बोध होना चाहिए, इसके भीतर सामंजस्य होने का भाव होना चाहिए, जिसकी ओर संकेत तुलसीदास ने भी किया था। कवितावली में एक छंद आता है, पूरा छंद तो याद नहीं पर आपके काम की चीज हमको याद है। भली भारत भूमि भले कुल जन समाज शरीर भलो लह गए, यानी यह हमारे भारत की भूमि भली है और यह हमारा समाज भला है, इसमें हमें सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। ये जो बोध है अपने देश के प्रति का, अपने देश के प्रति राग भाव, दूसरे के प्रति अनात्म भाव नहीं, अपने प्रति आत्म भाव, यह जो बोध है जो भागवत में भी आता है। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमेतत्, यानी यह जो भारत भूमि है पुण्य भूमि है। तो ये इसके भीतर जो आत्मभाव पैदा होगा कैसे होगा, तो इसका सूत्र एक दिया स्वामी विवेकानंद ने 1897 में। एक उनका वक्तव्य है, उन्होंने दिया एक जगह भाषण करते हुए, सारा तो उनके भाषण है, दिग्विजय किया उन्होंने, यानी देश विदेश की यात्राएं की और विदेशों में भी अपना परिचय भारतीय संस्कृति का जो पताका फहराई। तो कहते हैं, एक सज्जन ने आज अखबार में टिप्पणी की है फेसबुक पर कि 1897 में स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि आगामी 50 वर्ष के लिए जननी जन्मभूमि भारत माता ही आराध्य देवी बन जाए। तो 1897 1947 में पूरा हो गया, तो अब इस वाक्य को अब बेल वाक्य की तरह दोहराने की जरूरत नहीं। एक उनका एक रामेश्वर मिश्र पंकज हैं, बड़े विचारक हैं, तो उन्होंने ये बात टिप्पणी की है। तो उस समय 1897 में उन्होंने कहा था आगामी 50 वर्ष के लिए यह जननी जन्मभूमि भारत माता ही मानो आराध्य देवी हो रहा है। तब तक के लिए हमारे मस्तिष्क में व्यर्थ के देवी देवताओं के हट जाने से भी कुछ हानि नहीं, भारत माता ही आराध्य देवी बन जाए, यानी हम इसकी उपासना करें, यानी यह राष्ट्रीयता का चरम उत्कर्ष। अपना सारा ध्यान इसी एक ईश्वर पर लगाओ। हमारा देश ही हमारा जागृत देवता है, बहुत बड़ी बात है, सर्वत्र उसके हाथ हैं। तो हमारा देश हमारा जागृत देवता है, तो सभी उसके अंग हैं, जितने स्त्री पुरुष सभी हैं, नर नारी, सब उसके हाथ, सर्वत्र उसके हाथ हैं, सर्वत्र उसके पैर हैं और सर्वत्र उसके कान हैं। समझ लो कि दूसरे देवी देवता सो रहे हैं। जिन व्यर्थ के देवी देवताओं के पीछे तो हम बेकार दौड़ें, और जिस विराट देवता के हम चारों ओर देख रहे हैं उसकी पूजा ही न करें। जब तक इस प्रत्यक्ष देवता की पूजा कर लेंगे तभी हम दूसरे देवी देवियों की पूजा करने के योग्य होंगे, अन्यथा नहीं।
सबसे पहले पूज्य हैं हमारे देशवासी। ये बहुत बड़ी चीज थी। यह देशवासियों के भीतर भी एकत्व भाव उत्पन्न करने का प्रयास था, आह्वान था। यह राष्ट्रवाद की एक तरह से यथार्थपरक व्याख्या थी, जिसको हमारा ध्यान आकृष्ट किया भारत स्वामी विवेकानंद ने। और इसके लिए सूत्र क्या दिया उन्होंने, यह कैसे भाव पैदा होगा, तो इसके लिए सूत्र दिया, जो सूत्र कोई नया नहीं था विवेकानंद के लिए, अद्वैत दर्शन से वो सूत्र लिया उन्होंने। हमारे वहाँ वैदिक मंत्र हम लोग प्रार्थना करते हैं, संग छद्म संग बदन संगो मनांसी जानता। तो इस संग छद्म संग बदन का मंत्र दिया। ये विवेकानंद अनुभव कर रहे थे, तो जो अत्यधिक मतांतर है उसने हमारे समाज को खेमे में बांट दिया है। उस खेमे से उन्होंने मुक्त किया अपने समय पर। उसके लिए उन्होंने अद्वैत दर्शन को एक तरह से व्यवहारिक धरातल प्रदान किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी वह काम किया था अपने समय में। भारतेंदु का एक बड़ा प्रसिद्ध निबंध है वैष्णवता और भारतवर्ष। समय अगर हो गया तो बता दीजिए। दो मित्रों, अब ज्यादा समय नहीं लूं, मैं 2-3 बातों की ओर संकेत उनको करना था। तो उन्होंने जो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी वैष्णवता भारतवर्ष में कहा कि ये जितने शैव शाक्त वैष्णव आदि मतांतर वाले हैं, इन्होंने हमें खेमे में बांट दिया है। ये सब अलग अलग पतली डोरी हो रहे हैं, इससे ऐश्वर्य रूपी हाथी बनता नहीं। इन अलग अलग पतली डोरी को मिलाकर एक मोटा रस्सा बनाओ जिससे ऐश्वर्य रूपी हाथी दिगंत भागने से रुकेगा। यह काम स्वामी विवेकानंद ने भी किया था मित्रों। तो इसलिए विवेकानंद का स्थायी महत्व है। और भी बहुत सारी बातें, शिक्षा की बात आदरणीय श्रीराम वाजपेयी जी ने की। उन्होंने भी यह शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा का विरोध किया। उन्होंने पश्चिमी जो शिक्षा थी उसने हमें अपने को हीन बना दिया है, यह अनुभव स्वामी विवेकानंद कर रहे थे। इसलिए अपनी परंपरागत शिक्षा को आगे बढ़ाने का, उसका पुनर्आविष्कार कर उसके आधार पर देश के निर्माण का संकल्प उन्होंने दोहराया। और उन्होंने कहा शिक्षा का उद्देश्य केवल साक्षरता नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य है जो हम अपने यहाँ कहते हैं सा विद्या या विमुक्त है। उनको लग रहा था कि जो पश्चिमी विद्या है हमें केवल नौकर बना रही है, मालिक नहीं बना रही है। हम जब अपनी विद्या का विस्तार करेंगे तभी हम आत्मबल का संचार हमारे भीतर होगा। तो आज स्वामी विवेकानंद की इस जयंती के अवसर पर हम उनका स्मरण करते हैं, उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और यह संकल्प भी दोहराने का प्रयास करें कि हम अपने भीतर अपनी परंपरा के आविष्कार से आत्मबल का संचार करेंगे, ताकि हमारा देश पूरी दुनिया के सामने समक्ष एक विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा, जिसका आरंभ हम भले ही स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद इसका आरंभ हुआ है, पर हो गया है। आज भारतवर्ष जग गया है और अपनी पुरानी परंपरा का पुनर्विष्कार कर रहा है, उससे सत्य संग्रह कर रहा है और दुनिया के सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतने अल्प समय में इतने गूढ़ विषय पर इतना सांकल्पिक उद्बोधन प्रस्तुत करने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन एवं आभार ज्ञापन हेतु महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती से प्रारंभ होकर गणतंत्र दिवस तक चलने वाले इस भारत भारती पखवाड़ा के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि
श्रद्धेय सदानंद गुप्त जी, इस समारोह के विशिष्ट अतिथि श्रीमती शीलम वाजपेयी जी, भारत भारती पखवाड़ा कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती पुष्पा जी, आज इस समारोह के संचालन कर रहे वेंकट रमन जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, आज के इस आयोजन पर जब हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती भी मना रहे हों और भारत भारती पखवाड़ा का उद्घाटन समारोह भी कर रहे हों, ऐसे समारोह में इस उपस्थित मैं अपने सभी अतिथियों का महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं और उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। प्रोफेसर सदानंद गुप्त जी, आपको कभी जानने का अवसर मिले तो जानना चाहिए कि उनका भी व्यक्तिगत जीवन जितना सात्विक रहा है, जितना पारदर्शी रहा है। ऐसे समारोहों में जब स्वामी विवेकानंद पर उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित करना हम लोगों के लिए बेहद सुखद होता है और समय की सभी मर्यादाओं को तोड़ते हुए हम उन्हें जिस ढंग से सुन रहे थे, हमारे कार्यक्रम क्षण के अनुसार चलते हैं, अतिथियों को बीच में टोका जाता है, बावजूद उसके आपने देखा है कि वो चीज़ें नहीं हुई हैं। उसका कारण मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि का व्यक्तित्व होता है, उसका कारण जिस पर विषय चल रहा होता है उसके प्रति मोह होता है। स्वामी विवेकानंद जी स्वाभाविक रूप से हम सबके ऐसे प्रेरणा स्रोत हैं जिन्हें हम घंटों सुनते रहें तो लगता है कि बाकी सारे काम रोके जा सकते हैं, लेकिन केवल स्वामी विवेकानंद जी को सुना जाए, विवेकानंद जी नहीं चाहते थे। विवेकानंद जी क्या चाहते थे वो पूरी बात आई है, आपने सुना है। इस कार्यक्रम में जो समय का अनुपालन नहीं हुआ है उसका एक कारण तो यह है कि आपने एक गलती की है और शायद उसके कारण वो उसका संशोधन होने जा रहा है कि हमारे पास जो अब तक समय सारणी था महाविद्यालय का, ठंडक के कारण इधर कक्षाएं 10 बजे से कर दी गई थी। आज कक्षा 10:30 से की गई। मुझे नहीं पता है आधा घंटा बढ़ाया क्यों गया, जबकि कार्यक्रम होने के नाते समय 9:30 करना चाहिए था, उसे 10:30 कर दिया गया। प्राक्टर का की नोटिस है कि आज कक्षाएं 10:30 से प्रारंभ होकर 2:10 तक चलेंगी। ये कार्यक्रम बदल चुका है, मुख्य नियंता के पास सूचना जा चुकी है। आप इस कार्यक्रम को ध्यान में रख लें कि आगे की कक्षाएं 1 बजे से 1:40 तक दूसरी कक्षा चलेगी। जो पहले 12:10 से 12:50 थी वो बदल करके 1 बजे से 1:40 तक दूसरी घंटी हो गई है। 1:40 से 2:20 तक तीसरी घंटी है और 2:20 से 3 बजे तक चौथी घंटी है। आपके इसके पहले टाइम टेबल 2:10 पर खत्म हो रहा था, वो बढ़ गया, 3 बजे तक आज कक्षाएं चलेंगी। जब स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आप मना रहे हों और कोई नोटिस कॉलेज की आए कि आज 8 के बजाय 4 पीरियड चलेंगे, विद्यार्थी को पूछना चाहिए कि क्यों। मुझे नहीं पता आप में से कितनों ने पूछा होगा कि 8 पीरियड की जगह 4 पीरियड क्यों चलेंगे। स्वामी विवेकानंद जी की हम जयंती मना रहे हों, उस महापुरुष की जयंती मनाने जा रहे हों जिसने कर्म को ही अपना जीवन माना हो। आप सदानंद जी को सुन रहे थे कि उतने अल्प समय में उतना काम किया हो जितना हम शताब्दी तक न कर सकते हो। उनकी जयंती पर हम 8 पीरियड की जगह 4 पीरियड पढ़ेंगे, वो भी प्रतिदिन 10 बजे से पढ़ते थे, आज 10:30 बजे से पढ़ेंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये विवेकानंद जी या हमारे पूर्वजों का या ऐसी परंपरा का मजाक है। हम इस कॉलेज में भी आयोजन होते हैं, ऐसा नहीं कि इस कॉलेज में आपके घर होता है वो मैं जानता हूँ, इस कॉलेज का भी मैं जानता हूँ। जब फ्रेशर पार्टी होनी होती है तो मैंने वो उत्साह देखा है, मना करने के बावजूद भी उत्साह देखा है। जब आप अपना जन्मदिन मना दे रहे होते हैं तब भी हमने वो उत्साह देखा है, और जब हम विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हों तब भी हमने उत्साह देखा है। ये बताता है
कि हम स्वामी विवेकानंद को केवल फोटो के फ्रेम में लगाकर और आयोजनों तक सीमित किए हुए हैं। उनका जब तक हमारे जीवन में, जब तक हमारे सोच में, जब तक हमारी चिंतन परंपरा में उसका असर नहीं होगा, तब तक इस तरह के आयोजन केवल खानापूर्ति होंगे। यद्यपि ये आयोजन इसलिए किए जाते हैं कि ये आयोजन हम सबको प्रेरणा दे, जीवन में चेतना दे, हम सबका मार्गदर्शन करे और हम अपनी श्रेष्ठतम पूर्वज परंपरा के आधार पर एक यशस्वी भारत का निर्माण कर सकें और यशस्वी नागरिक बन सकें, इसलिए आयोजन किए जाते हैं। हम अभी जो पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। कभी 14, कभी 15 यानी मकर संक्रांति का पर्व है। 14 जनवरी कभी 15 जनवरी को पड़ता है। वो मकर संक्रांति अपनी हिंदी तिथि के आधार पर पड़ता है। इस वर्ष वो 15 जनवरी को है, मकर संक्रांति का पर्व होता है। 19 जनवरी जिनके नाम पर महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना है, अपने महाविद्यालय का नाम है, से महाराणा प्रताप की पूरे तिथि का पावन पर्व है। 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। इन तिथियों को लेकर हम इस महाविद्यालय में परंपरागत ढंग से 12 जनवरी से 26 जनवरी का ये आयोजन करते हैं। इस आयोजन में 15 दिन के इस आयोजन में हम प्रयास करते हैं कि आपकी शैक्षणिक गतिविधियां, विविध प्रकार के आयोजन जिसमें आपके व्यक्तित्व का भी विकास हो और हम अपने महापुरुषों से प्रेरणा भी ले सकें। इसलिए ऐसे पुण्यतिथि या जयंती पर तो हम व्याख्यान का आयोजन करते हैं, बीच में भी हम तमाम प्रतियोगिताएं और कार्यक्रम करते हैं। इस वर्ष जो कार्यक्रम घोषित है, 13 जनवरी यानी कल निबंध प्रतियोगिता है, 16 जनवरी को हिंदी भाषण प्रतियोगिता है, 15 को मकर संक्रांति पर सेवा कार्य हम करते ही करते हैं। गोरखनाथ मंदिर की खिचड़ी मेला में हमारे यहाँ के चयनित विद्यार्थी और शिक्षक सेवा का कार्य करते हैं। 17 जनवरी को पोस्टर प्रतियोगिता है, 19 जनवरी को व्याख्यान है महाराणा प्रताप की पूर्ण स्मृति में, 18 जनवरी को गायन प्रतियोगिता है, 20 जनवरी को आशु भाषण प्रतियोगिता है, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर व्याख्यान भी है और उस दिन सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता है, 24 जनवरी को अंग्रेजी भाषण प्रतियोगिता है, 25 को रंगोली प्रतियोगिता है और 26 को गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन है। इन सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम अपने इस पखवाड़े में स्वामी विवेकानंद जी से, महाराणा प्रताप से, सुभाष चंद्र बोस से और गणतंत्र दिवस से हम जो कुछ भी यानी गणतंत्र दिवस को लाने में अपने यहाँ के जितने ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या भारत के महापुरुष रहे हों जिनका योगदान रहा है, उनसे हम प्रेरणा ग्रहण करते हुए सीखने का प्रयास करेंगे। यह पूरा पक्ष यानी पूरा आयोजन भारत भारती पखवाड़ा का ये इस पर निर्भर नहीं करेगा कि हम कितने अच्छे कार्यक्रम कर ले जाते हैं। ये हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी प्रतियोगिता में पहला स्थान पा जाते हैं या दूसरा स्थान पा जाते हैं या कोई स्थान नहीं पाता है। हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण नहीं है कि इन सभी आयोजनों में हम अखबारों में कवरेज कितना पा जाते हैं। हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि हम इन सभी आयोजन के माध्यम से समाज में अपने विद्यालय की कितनी प्रतिष्ठा पा जाते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हमने इन पूरे आयोजन के दौरान इस पखवाड़े के कार्यक्रमों में सीखा क्या, और जब हम एक कह रहे हैं कि हमने इस पूरे आयोजन के दौरान क्या सीखा, तो ये सीखने के लिए कोई एक वर्ग, एक समूह या एक व्यक्ति नहीं होता है। यानी केवल विद्यार्थी सीखेंगे ऐसा नहीं है, केवल शिक्षक सीखेंगे ऐसा नहीं है, केवल यानी कि जो भी इस आयोजन के हिस्सेदार हैं वो विद्यार्थी होंगे, शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं, कर्मचारी हैं, जो कुछ भी जो भी इसका हिस्सेदार है, वो हर व्यक्ति इस पूरे आयोजन से कितना सीखता है वो इस आयोजन की सफलता है। इसलिए मूल्यांकन करना चाहिए कि आज से लेकर के और 26 जनवरी तक जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उन कार्यक्रमों से हम क्या क्या सीख रहे हैं। हम समय का प्रबंधन सीख सकते हैं। हम स्वामी विवेकानंद जो कह रहे हैं, ठीक है, बड़ी बातें हैं, उन बड़ी बातों में से हम कुछ कहीं से शुरू कर सकते हैं। एक ही दिन में हम किसी भी महापुरुष के
पूरे जीवन को अपने जीवन में नहीं उतार सकते, लेकिन कुछ तो शुरू कर सकते हैं, कहीं से तो शुरू कर सकते हैं। तो इन अपने 3 महापुरुषों यानी स्वामी विवेकानंद, महाराणा प्रताप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से हम जो सीख सकते हो, गणतंत्र दिवस को लाने में जो पूरी परंपरा, अपनी पूर्वज परंपरा है, जिसमें अनेकों के महत्वपूर्ण नाम प्रोफेसर सदानंद जी ने आपके सामने रखे हैं, उसका समय नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर आप उन सबका जीवन पढ़ते हुए और उन सब से कुछ अगर सीखते हैं तो इस पूरे आयोजन की सफलता का वही पैमाना है। और वो सब सीखने के भी 2 पहलू होंगे। एक पहलू तो है कि हम अपने लिए सीखते हैं, यानी स्वयं के लिए सीखते हैं, अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन के लिए सीखते हैं। और एक दूसरा कि वो सार्वजनिक जीवन के लिए हम सीखते हैं, यानी कि संस्था के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। ऐसे में स्वामी विवेकानंद जब भी शिक्षा के बारे में बोल रहे होंगे, समाज के बारे में बोल रहे थे, व्यक्ति निर्माण के बारे में, वो कैसा देश चाहते थे, वो आप उस विवेकानंद को पढ़िए और उस विवेकानंद को पढ़ते समय आप समझिए कि वो कैसा नागरिक चाहते थे अपने देश का, यानी हमको कैसा वो चाहते थे, और जैसा देश और समाज चाहते थे। तो देश और समाज के लिए तो ये महाराणा प्रताप महाविद्यालय महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ऐसे में उनकी परिकल्पना किसी एक शिक्षण संस्थान की भी तो होगी, जिस शिक्षण संस्थान में ये चीजें पढ़ाई जाएंगी, यानी जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे, ये चीजें विद्यार्थियों को सिखाई जाएंगी जो स्वामी विवेकानंद चाहते थे। यानी इस सीखने के दूसरा पहलू कि हम अपने शिक्षण संस्थान में, हम महाराणा प्रताप महाविद्यालय के विकास में, हम महाराणा प्रताप महाविद्यालय के परिसर संस्कृति में उन चीजों में से क्या क्या चीजें जोड़ सकते हैं, जिसका मैंने शुरू में उदाहरण दिया कि यदि हमारा विद्यार्थी को पूछना चाहिए कि हम पढ़ाई आज अधिक करना चाहते हैं, हम कम क्यों करें। विवेकानंद की जयंती पर तो पढ़ाई अधिक होनी चाहिए, महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर तो हमें काम अधिक करना चाहिए, नेताजी सुभाष चंद्र के जीवन में जिसने कभी अपना दिन रात नहीं गिना हो, उसके जीवन पर तो हमको आज की पढ़ाई या आज और समाज का काम अधिक करना चाहिए। इन प्रश्नों के साथ हमारा विद्यार्थी भी अगर सामने आता है, हमारा कर्मचारी अगर सामने आता है, और शिक्षक या संस्था के चलाने वाले जो तंत्र हैं वो इस प्रवृत्ति के साथ संस्था का संचालन करते हैं, तो उन महापुरुषों को वास्तविक श्रद्धांजलि होगी। मैं स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अपेक्षा करता हूं कि हम स्वामी विवेकानंद को केवल सुने ना, केवल देखें ना, केवल उनके बारे में बोले ना, अपने जीवन और महाविद्यालय के जीवन, परिवार के जीवन, समाज और राष्ट्र के जीवन में उनसे प्रेरणा लेकर कार्य भी करें। भारत माता की जय। धन्यवाद सर। कार्यक्रम के अंत में मैं महाविद्यालय की छात्राओं को वंदे मातरम हेतु आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरम, वंदे वंदे मातरम, सुजलां पुलकितयामिनीं, पुलकुसुमितं ध्रुवदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कोटि कोटि कंठ कलिकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुज धृत खल खल
वन्दे